हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लास्ट सेशन में हमने 1892 के एक्ट की इवैल्यूएशन की एंड आज हम करेंगे जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है एंड जिसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं 1909 का। इस सेशन में हम करेंगे कॉजेस फॉर पासिंग दिस एक्ट। जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म एक्ट है, इसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मिंटो थे वो कौन थे? उस टाइम 1909 में वो इंडिया के वाइसराय थे और जो मॉर्ले थे वो क्या थे? उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो जो ये पोस्ट है, ये पोस्ट 1858 के एक्ट के थ्रू क्रिएट की जाती है। तो ये दोनों इंडिया में रिफॉर्म करते हैं, इंडिया में नया एक्ट है वो पास करते हैं, इसीलिए इनको मिंटो मार्ले रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है। तो आज हम इसकी कोशिश करते हैं इन्होंने रिफॉर्म एक्ट क्यों लेकर आए? क्योंकि जो इंडियंस की डिमांड्स थी उनको फुलफिल करना था। डिमांड को फुलफिल करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म की ज़रूरत थी। तो इन्होंने रिफॉर्म करने के लिए जो स्टेप्स उठाए थे उन्हीं को ही मिंटो मार्ले रिफॉर्म कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या कॉजेस हैं? फर्स्ट वन इज द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ इंडियन with the Indian Council Act of 1892। जो इससे पहले 1892 का एक्ट पास हुआ था उससे इंडियन से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो नया एक्ट पास होने के कारण एंड जो उसके प्रीवियस एक्ट है, इन दोनों में डिससेटिस्फैक्शन होगी तभी तो वो कोज बनेगा। तो ये कोज भी बनता है जिस वजह से नया एक्ट 1909 को पास करना पड़ता है। तो इसके क्या डिमेरिट्स थे? जो मेंबर्स थे, मेंबर्स को, कौन से मेंबर्स को? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, इनको ये राइट नहीं दिया गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी गवर्नमेंट से पूछ सके। तो दे कैंट आस्क एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द कैबिनेट। तो इस तरह जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई थी। उनको ये भी नहीं कहा गया कि आप बजट को कंट्रोल करें, आप एक्सपेंडिचर को कहीं रिड्यूस करना चाहते हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस एक्सपेंडिचर था, इंडिया की रीच से बहुत ज़्यादा दूर था, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि उस टाइम हमारे कंट्री में भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। हमको ज़रूरत थी मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर ना कर कर जो प्लेग, मलेरिया एंड इकोनॉमिक रिटार्डेशन हो रही है इस पर एक्सपेंडिचर करें, लेकिन नहीं, खर्चा किस पर हो रहा था? डिफेंस पर हो रहा था। तो बजट को डिस्कस करने का राइट था लेकिन बजट को कंट्रोल करने का राइट नहीं था, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं था। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट थी एंड जो सीट थी वो भी नॉमिनेटेड सीट्स थी। तो जो इंडियंस थे, इंडियंस ने इसलिए पॉलिटिकल राइट्स हैं इनकी डिमांड स्टार्ट कर दी। तो वो चाहते थे हमको और भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। तो पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे कैसे? जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा। आज के टाइम में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, जो एक्ट थे एक तरह से एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम कर रहे थे। तो इसका सेकंड कॉज बनता है डेस्पोटिक रूल बाय लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन था वो कौन था? बहुत ही ज़्यादा डेस्पोटिक नेचर का था। वो इंडिया का वाइसराय रहता है फ्रॉम 1898 से लेकर 1905 तक। उसकी नेचर क्या थी? वो बहुत ही ज़्यादा ऑटोक्रेटिक था, वो किसी की भी नहीं सुनता था। लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो कुछ भी कह दिया वो उसकी एक भी बात नहीं मानता था, सभी डिसीजन खुद लेता था। वो इवन के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके भी इंसल्ट करता था। वो कहता था यू इंडियंस डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस, अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव नॉट एनी नॉलेज। मीन वो इंडियन की इंसल्ट कर रहा है। जो काउंसिल में मेंबर नॉमिनेट हुए हैं उनको भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। ऑटोक्रेटिक नेचर का, टेम्परामेंट का एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड था। जो उसके अंडर पर्सन्स आते हैं
वो उनसे मिलता भी नहीं था, रूलर एंड रूल के बिटवीन गैप को इंक्रीज करता था। तो उसकी नेचर भी बहुत ज़्यादा हराश नेचर थी, वो पूरे नेशन की इंसल्ट करता था, वो ह्यूमिलेट करता था रिस्पेक्टेड पर्सन्स को, मीनिंग वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। वो कहता था इंडियंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होनी चाहिए, इंडियन को फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने इसीलिए इंडियन प्रेस पर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो भी इम्पोज कर दी। इस वजह से जो लोग हैं वो लॉर्ड कर्जन के अंगेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशंस। जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थी, क्योंकि वो 19th सेंचुरी ख़त्म होती है। 19th सेंचुरी दुखों के साथ ख़त्म हो रही थी, इसमें वर्लपूल ऑफ सफरिंग था, मीनिंग हर तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक रिटार्डेशन था, हमारी इकोनॉमी डाउन जा चुकी थी। तो उस टाइम प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, इन्फ्लेशन, और उसके बाद फैमिना, बीमारियां पड़ जाती थी, प्लेग की बीमारी होगी, मलेरिया की बीमारी होगी। तो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की इससे डेथ हो जाती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं करी थी। इन प्रॉब्लम्स को, इन डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो वो अपनी लग्जरी लाइफ है वो इंजॉय कर रहे थे और इंडियन मर रहे थे, उन पर टैक्स बर्डन है और भी ज़्यादा इम्पोज हो रहा था। तो जो पेजेंट से पेजेंट लैंड रेवेन्यू है उसको पे नहीं कर पा रहे थे, जब नहीं पे करते थे तो उनको मारा जाता था, उनके घर को लूट लिया जाता था। तो इसका मीनिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर पेजेंट, उनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इकोनॉमिकली रिटार्ड हैं, उनको हेल्प तो क्या करनी थी, ऊपर से टैक्स ले रहे हैं। एंड जो ब्रिटिशर ने, उन्होंने इंडियन प्रॉब्लम्स की तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी। तो जो कुछ पर्सन थे उनके दिमाग में यही आता है, अगर हम फ्री होते, अगर हम इंडिपेंडेंट होते तो ब्रिटिशर हमारे साथ कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते थे। इसीलिए इंडिपेंडेंस की डिमांड है वो भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल है, बंगाल को वो पार्टीशन कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये काम कौन करता है, लॉर्ड कर्जन इन 1905 में। लोग इसके बहुत अंगेज थे, लोग कहते थे हम बंगाल को डिवाइड नहीं करना चाहते। तो लॉर्ड कर्जन क्या कहते हैं कि इसकी पॉलिटिकल डिवीज़न की है, पॉलिटिकल डिवीज़न की, और एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करना इजी होगा। बट सबको पता था वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। उनका पर्पस क्या था, लोगों में रिलीजियस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कॉर्ड, मतभेद हैं, उनको इंक्रीज करना उसका पर्पस था। वो इस काम के लिए डिवाइड करते हैं। लेकिन जो इंडियन प्रेस थी, इंडियंस थे, वो इसके खिलाफ हो जाते हैं, वो भी आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसीलिए जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं वो पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाती हैं। बंगाल में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, वो यूनाइट होना चाहते थे, इसीलिए 1911 में बंगाल को रीयूनाइट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज द इंडियंस वर maltreated इन फॉरेन कंट्रीज, मीनिंग जो इंडियंस हैं जो फॉरेन कंट्री में गए हैं उनके साथ मिसबिहेव हो रहा था, उनको मल्ट्रीट किया जा रहा था। मीनिंग अगर आपके घर पर रिस्पेक्ट नहीं हो रही तो बाहरली कंट्री आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगी, यही मीनिंग हुआ। तो वो कंट्री कैसे ट्रीट करते थे, जैसे वो सर्वेंट हैं, उससे भी ज़्यादा बिहेव इंडियन के साथ हो रहा था। उनको ऑर्डिनरी ह्यूमन राइट्स भी नहीं दिए जा रहे थे। तो humiliating of Indians in many countries like as साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, कनाडा। तो इस तरह उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था इनटॉलरेबल था। जो इंडियंस थे उनको इंडियन रेलवे है चाहे फॉरेन कंट्रीज में है जो, तो उन रेलवे में फर्स्ट क्लास में बैठने को भी नहीं दिया जाता था, वो सेकंड थर्ड क्लास और जनरल क्लास में जाते थे। जहाँ पर यूरोपियन की
बिल्डिंग्स थी वहाँ पर उनको रहने का कोई भी राइट नहीं था। जिन स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते थे उनमें इंडियंस के बच्चे को पढ़ने का राइट नहीं दिया गया। साउथ अफ्रीका में तो इंडियन को जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो भी नहीं दिए गए थे, तो वो सरेआम इंडियंस की डिसरिस्पेक्ट करते थे। इंडियंस जो फॉरेन में बैठे हैं उनको रियलाइज होता है अगर हम अपनी इंडिया को इंडिपेंडेंस कराएंगे तभी हमारे साथ अच्छा बिहेव होगा, तो फॉरेनर हैं वो भी इंडियन की तरफ आ जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि इंडियंस को फ्रीडम मिलनी चाहिए। जैसे साउथ अफ्रीका में ऑर्डिनरी ह्यूमन राइट्स नहीं थे, वहाँ के लोगों ने इंडियंस की कंडीशन है बहुत ज़्यादा वर्स्ट बना दी थी। नेक्स्ट इज द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, मीन्स हिंदुइज्म है वो रिवाइव हो जाता है क्योंकि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे आर्य समाज है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। रामाकृष्ण मिशन था, तो इसमें जो सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे वो हिंदुइज्म को रिवाइव करते हैं। जो हिंदुइज्म में सोशल इवल्स थी इनको ख़त्म करने के लिए वो एफर्ट्स करते हैं। जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, वो इनके अगेंस्ट जाते हैं। तो जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म को समझाते हैं कि जो हिंदुइज्म का कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट कल्चर है, इसकी ग्रेटनेस है, इसको रियलाइज़ कराते हैं लोगों को और बताते हैं एशियट इडियम में उनकी क्या डिग्निटी थी। तो आज के टाइम में हमको हिंदुइज्म को इस तरह वर्स्ट कंडीशन में नहीं लेकर जाना। तो सोशल रिफॉर्मर की वजह से जो इंडियन में हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म दोबारा से रिवाइव होता है और दोबारा से जो लोग हैं वो अपने देश को बचाने के लिए आते हैं। वो बताते हैं कि हमारे इंडिया के लोगों ने आज तक कभी किसी की गुलामी नहीं की है, हमारा स्टार्टिंग से ही कल्चर बहुत इनरिच रहा है। तो लोगों में जागृति आती है कि हमको क्या करना चाहिए, अब ब्रिटिशर के अगेंस्ट होना चाहिए और इसके लिए अपने रिलीजन में भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो रिफॉर्म करते हैं और सब यूनाइट होकर ब्रिटिशर के अगेंस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपोगंडा बाय एक्सट्रीमिस्ट। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके द्वारा यही प्रोपोगंडा चलाया जाता है कि हमको फुल फ्रीडम चाहिए, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट कैसे बनते हैं? जब कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में इस्टेब्लिश की जाती है, इसकी सूरत सेशन में इन 1907 में डिवीज़न हो जाती है। तो इसमें 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट का, एक मॉडरेट का। मीनिंग एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? जो चाहते थे, जो ये कह रहे थे ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिशर से अगर हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको रेवोल्यूशनरी मीन है वो अपनाने पड़ेंगे। लेकिन मॉडरेट हैं वो क्या कहते थे, हमको कोऑपरेट करना चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट क्या हुए हैं, जिनमें से बाल पाल लाल का नाम सबसे पहले आता है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जे एक्सट्रीमिस्ट थे। इन्होंने लोगों को बताया कि अगर हमने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है तो ब्रिटिशर को अपने देश से बाहर निकालना होगा, हमको रिफॉर्म चाहिए। तो इसलिए जो ब्रिटिशर है वो रिफॉर्म करती है। तो जे एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं रेवोल्यूशनरी मीन के साथ, जो इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। जो गांधीज़म को फॉलो नहीं करते, अगर आपको एक चपेट मारता है आप दूसरा गाल आगे कर दो। जे कहते हैं अगर उसने मुझको मारा है हम भी उसको मारेंगे, अगर वो नहीं डरेंगे तो इसके बिना हमको कैसे इंडिपेंडेंस मिलेगी। अगर हम आज के टाइम में इंटरनेशनल रिलेशन में देखें, अगर एक स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर दूसरी कंट्री उसको डिवेल्प ना करे, वो भी कहते हैं आप हम पर एक प्लेस पर अटैक करते हो दूसरी जगह पर भी अटैक कर दो, तो इस तरह रिलेशंस नहीं डिवेल्प होते। इसके लिए आपको भी न्यूक्लियर पावर बनना पड़ता है। अगर ऐसा मॉडरेट की आइडियोलॉजी थी तो आज के टाइम में इंटरनेशनल रिलेशन में जी मॉडरेट की आइडियोलॉजी क्यों नहीं चल रही, क्यों सभी कंट्री आर्मामेंट की तरफ जा रहे हैं? तो इसका पर्पस तो भी यही है, अगर हमने अपने आप को ताकतवर शो ना किया तो दूसरा पर्सन हम पर ऑक्यूपाई कर लेगा, वो हम पर रूल करना स्टार्ट कर देगा। तो एक्सट्रीमिस्ट ने बताया कि हमको इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है और हमें अपना हक लड़कर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। जो इंटरनेशनल इवेंट्स थी उनका भी इम्पैक्ट बढ़ता है, जैसे विक्ट्री ऑफ जापान ओवर रशिया इन 1905।
मीन्स एक छोटी सी कंट्री ने इतने बड़े एम्पायर रशिया को हरा दिया, तो उनको लगा इंडिया भी कुछ कर सकता है। इसका मीनिंग हुआ जो एशिया है, एशिया जीत रहा है। तो इस तरह एशिया से अब ब्रिटिशर को, यूरोपियन को बाहर जाना होगा। तो इसके लिए वो भी ये करते हैं कि हमको ब्रिटिशर के अंगेंस्ट हो गए। और जो अफ्रीकन कंट्रीज थी, एब्सीनिया, इन्होंने इटली, बहुत ही बड़ी कंट्री है, यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, इसको हरा दिया। तो हमको लगा इंडियन भी ब्रिटिशर को हरा सकते हैं। तो नेशनल मूवमेंट्स हैं इजिप्ट में, पर्शिया में, चाइना में स्टार्ट हो जाते हैं। वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं, तो हम भी इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तो जब 1906 में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश होती है, तो इसका पर्पस चाहे सिंपली एक पॉलिटिकल पार्टी था, लेकिन ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, आग में घी डालने का काम कर रहे थे। वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि इनको आपस में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जाए। अगर हम नॉर्मल बात करें, हम आपस में रहते हैं, आपका नेबर हिंदू है जो मुस्लिम है, अगर आपका उसके साथ अच्छा बिहेव है, आप दोनों को पता ही नहीं है आपका रिलीजन क्या है, आप एक दूसरे के साथ कितने अच्छे प्यार से रह रहे हो। तो रिलीजन का जो डिस्कॉर्ड है, ब्रिटिशर ने हमारे देश में जे बेस बोआ था। तो ब्रिटिशर गवर्नमेंट क्या पर वो करती थी, सेपरेट इलेक्ट्रेट। वो कह रही थी हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, जबकि हम तो साथ में रहते थे, हमको तो पता ही नहीं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। हमारे लिए तो ह्यूमैनिटी एक थी, लेकिन वो हमको रिलीजन के नाम पर लड़ा रहे थे। इसीलिए उन्होंने नफरत के बीज हैं हमारे बीच बोए थे। इसका जब जो एक्टिविस्ट हैं, जो उस टाइम के रिफॉर्मर हैं, इसका विरोध करते हैं, तो वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। तो इंडियंस को चुप कराने के लिए वो क्या करते हैं, नया एक्ट पास कर देते हैं। नेक्स्ट इज द क्लास ऑफ द लेबरर्स। लेबर क्लास है वो भी एक्शन में आ जाती है। जब बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है, दे आल्सो एंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। 1908 में तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो लेबर क्लास इसकी फेवर में आती है। तो वो लेबर क्लास क्या कर देती है, स्ट्राइक कर देती है। रेलवे, जूट इंडस्ट्री, कोल माइंस हैं, इन सब में स्ट्राइक हो जाती है। तो लेबर क्लास भी अब इंडिपेंडेंस की पॉलिटिक्स में आ जाती है। वो भी रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करने लग जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज द लिबरल पार्टी इन इंग्लैंड। जब इंग्लैंड में इलेक्शन होते हैं 1908 में, कंजर्वेटिव पार्टी है वो हार जाती है, एंड जो लिबरल पार्टी है वो इंग्लैंड में जीत जाती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो जो उसका एटीट्यूड था वो टोटली डिफरेंट था। वो क्या थी, इंडियन के साथ सिंपैथी रखते थे। वो चाहते थे कि इंडियन जो मांग रहे हैं हमको वो दे देना चाहिए। तो दे वांटेड टू रिफॉर्म इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए वो लॉर्ड मार्ले जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एंड लॉर्ड मिंटो जो वाइसराय थे, उनको कहते हैं आप एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, जो इंडियंस मांग रहे हैं हमको वो डिमांड्स फुलफिल करनी है। तो लिबरल पार्टी है जो सिंपैथेटिक नेचर रखती थी हमारे लिए, उन्होंने भी इस एक्ट को पास करने की प्रोविजंस दी हैं। तो इस तरह बहुत सारे कॉजेस बन जाते हैं जिस वजह से ब्रिटिशर को नया एक्ट पास करना पड़ता है। तो आज हमने इस सेशन में कॉजेस किए हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसकी मेन प्रोविजंस करेंगे। होप सके आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।